डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग एस्टेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका इतिहास विषय का। इतिहास जो कि बतौर पेपर 2 जो कि 11th-12th के लिए आप तैयारी कर रहे हैं एस्टेट का, उसी का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है। और पेपर हुआ आपका कब हुआ है? 14 सितंबर 2023 को, और सेकंड शिफ्ट में हुआ था 1 से 5:30 के दौरान। इसमें कुल 150 क्वेश्चन हैं और जो इसका आंसर है, लगे हाथ भी आंसर है, इतिहास का क्वेश्चन पेपर है एस्टेट के लिए। क्योंकि एस्टेट का एग्जाम बेहद नजदीक है तो जरूरी है कि आप उसको 1-2 बार जरूर देखें। आप किसी भी विषय को अगर एस्टेट के एस्पिरेंट हैं या एस्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या पुराने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जरूर देके जाएं, ताकि आपको इस बात का आभास हो सके कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या कौन कौन से जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं या कौन से प्रश्नों की आने की प्रबल संभावना है। इसलिए जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अवश्य सॉल्व करके जाएं। उसी क्रम में आज हम लोग एस्टेट पेपर जो हुआ था हिस्ट्री का 14/9/2023 को, उसी को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ नहीं मिले हैं? तो आपको तमिलनाडु में नहीं मिले, बाकी तीनों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आमरी नामक सैंधव स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है आपकी सिंधु नदी के किनारे आमरी नामक सैंधव स्थल सिंधु नदी किनारे स्थित है, आमरी नामक सैंधव स्थल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूती कपड़ों में लिपटा हुआ एक उस्तरा कहाँ से मिला है? तो ये आपका मिला है कालीबंगा से, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था? किसका कथन है? ये कथन है आपका, ये इसने आंसर दिया हंटर को माना इसने आंसर, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संभवतः चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 6 है किस सैंधव शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है, यानी किले का साक्ष्य नहीं मिलता है? तो ये है आपका चन्होदड़ो, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं किस प्रकार? तो उनकी गलियां कैसी थीं? चौड़ी और सीधी थीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो 340 ईसा पूर्व में हुआ, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? तो कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हुई थी, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग जो हुआ आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग युद्ध। क्वेश्चन नंबर 11 कि अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? तो अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार किया संघमित्रा और महेंद्र को भेज कर। क्वेश्चन नंबर 12 कि मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान समाज कितनी जातियों में विभाजित था? तो कुल 7 जातियों में विभाजित था इसने, चूंकि ठीक। 13 देखिए, सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस साम्राज्य पर उकेरे गए थे? लोहा या कांसा या टेराकोटा या पत्थर? तो ये पत्थर पर उकेरे गए हैं, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के किस राज्य में अवस्थित है? ये सीमांत प्रांत में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि पुनर्जागरण का चारित्रिक विशेषता पहचाने? तो पुनर्जागरण का जो चारित्रिक विशेषता है वो है आपका मानवतावाद।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वेनिस की सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वो है आपका कुलीन तंत्र, बी राइट आंसर होगा बी। प्यारे साथियों, ये इसमें जो भी आंसर है वो एस्टेट ने जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उसी के द्वारा जो आंसर है उसी को हम लोग बता रहे हैं अपनी तरफ से नहीं, और इसमें कोई गलती होगा तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निकोलो मैकियावेली के नेतृत्व के बारे में किस विचार का सबसे अधिक समर्थन करेंगे? तो कहता है कि नेताओं को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो वह करना चाहिए, साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी चाहिए, बस अपना साध्य पूरा हो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि पुनर्जागरण के दौरान इटली में महिलाओं को दिया गया प्राथमिक अधिकार क्या था? कोई अधिकार इसमें नहीं था, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि किस काल को एलिजाबेथन काल या शेक्सपियर का युग भी कहा जाता है? तो पुनर्जागरण काल को हम कहते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। इसको हम एलिजाबेथन काल या शेक्सपियर का युग भी कहते हैं पुनर्जागरण काल को। क्वेश्चन नंबर 20 है पुनर्जागरण ने किस चीज से ध्यान हटा दिया? किस चीज से पुनर्जागरण ने ध्यान हटा दिया? तो उसने चर्च से ध्यान हटा दिया, तो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 21, चार्ल्स पंचम क्या था? तो जो चार्ल्स पंचम था स्पेन का राजा था, तो डी राइट आंसर होगा, स्पेन का राजा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, स्पेनिश बेड़े को ब्रिटेन ने किसके नेतृत्व में हराया था? स्पेनिश बेड़े को फ्रांसिस ड्रेक के नेतृत्व में ब्रिटेन ने हराया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट का मणि किसने कहा था? ये चर्चिल ने कहा, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24 कि पूंजीवाद का सबसे प्रबल विरोधी विचारधारा क्या है? ये है साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 25, डी एच लॉरेंस ने किस औद्योगिक और प्रदूषित शहर का वर्णन किया है? तो ईस्टवुड का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटेन के औद्योगिक मालों को सबसे बड़ा प्रतिरोध भारत में कब झेलना पड़ा? ये हुआ आपका कब? स्वदेशी आंदोलन के समय, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, हर्षवर्धन ने किस राज्य के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान चलाया था? ये था आपका कलिंग, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि हर्षवर्धन ने कब तक शासन किया? तो हर्षवर्धन ने कुल 41 वर्ष शासन किए हैं, ऑप्शन डी भारत। क्वेश्चन नंबर 29 कि बाण भट्ट का हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है, रचा गया है? तो था बाण भट्ट का जो हर्षचरित्र है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कि हर्ष के शासन काल में तुल्यमेय कर किस पर लगाया गया था? तो तुल्यमेय कर जो था हर्ष के शासन काल में वो था आपका व्यापारिक प्रकृति की वस्तुओं पर लगाया गया, तो ऑप्शन बी ये था क्या? तुल्यमेय कर हर्ष के समय में। क्वेश्चन नंबर 31 कि किस शिलालेख में विंध्य क्षेत्र पर हर्ष के नियंत्रण का उल्लेख है? विंध्य क्षेत्र पर हर्ष के नियंत्रण का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ये एहल का प्रशस्ति लेख, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कि कथन और कारण देखिए, कि सामंतवादी व्यवस्था ने लोगों के आर्थिक जीवन को गांवों तक सीमित कर दिया और इसने मुद्रा अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न की। मुद्रा अर्थ कारण देखिए, कथन 1, कथन 2, दूसरा पहला कथन तो सही है और दूसरा कथन देखिए, मुद्रा अर्थव्यवस्था की गिरती प्रक्रिया ने सेवा के आदान प्रदान और वस्तु विनिमय प्रणाली को जन्म दिया। दोनों कथनों पर विचार की सही विकल्प चुनना है आपको, तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कि बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र में हरिणिका और कुरंगिका का उल्लेख किया है, वे कौन थे? तो ये नाचती लड़कियां थी, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 कि कलिंग तुपार्णिकी किसकी रचना है? किसकी रचना है ये? तो इसने बताया जंगुडार की, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 किस चोल शासक के समय चोल प्रतिनिधि मंडल चीन गया था? तो कुलोतुंग प्रथम के समय में गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 36 कि माधवी ने कोलन के वापस चले जाने पर कौन सा धर्म अपना लिया? तो बौद्ध धर्म उसने अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 37 है इनमें से कौन एक चोलकालीन बंदरगाह था? तो चोलकालीन बंदरगाह आपका देवल था, खंबात था और थाना, तीनों थे। तो डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 कि चोलकालीन ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? तो चोलकालीन ग्रामों के समूह को हम कुर्रम बोलते थे। तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कि चोलों के दक्षिण में कौन सी राजनीतिक शक्ति थी? तो पांड्य थे। ऑप्शन ए, चोलों के दक्षिण में पांड्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 के बाद 40 चोल राज्य की सबसे प्रमुख नदी कौन थी? तो थी कावेरी। क्वेश्चन नंबर 41 कि गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन क्या था? एक उपकरण जिसमें दो डंडे और एक ब्लेड होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति का सिर काट दिया जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 प्राकृतिक दशा में लौटो, प्राकृतिक अवस्था में लौट चलो किस प्रमुख विचारक का नारा था? तो प्रकृति की ओर लौटो या बैक टू नेचर का नारा किसने दिया? तो रूसो के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 43 कि फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप था आपका हिंसात्मक था, बल्कि ब्रिटेन जो कि अंग्रेजी क्रांति थी वो शांतिपूर्ण थी, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति क्या थी? हिंसात्मक थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन से कार्य नहीं कराए जाते थे? तो था स्कूली शिक्षक के रूप में सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि फ्रांस की राजनीतिक निकाय कौन सी है? तो फ्रांस के जो राजनीतिक निकाय थी वो थी स्टेट जनरल या जनरल स्टेट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय सम्मेलन द्वारा लिया गया? तो कौन सा निर्णय सम्मेलन के द्वारा लिया गया? तो वो था कि फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 कि वर्साय के संधि के द्वारा फ्रांस ने जर्मनी से कौन सा हिस्सा छीन लिया? तो फ्रांस ने जर्मनी से कौन सा हिस्सा छीना वर्साय की संधि के द्वारा? अल्सेस और वॉल्फ्रान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 48 कि एफ डी रूजवेल्ट किस पार्टी से संबंधित थे? जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन किस पार्टी से थे? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि वैश्विक मंदी के बाद ब्रिटेन किस नदी को मजबूती मिली? ब्रिटेन में किस नीति को मजबूती मिली वैश्विक मंदी के बाद? तो तुष्टीकरण की नीति को मजबूती मिली। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 कि चीन किस देश के प्रति तुष्टीकरण की नीति का शिकार बना? ये था जापान। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 कि जापान पर नाभिकीय हमले का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? किसने दिया था? ये थे आपके ट्रूमैन साहब। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो डी ट्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ के जो पहले सेक्रेटरी जनरल हुए डी ट्रिगवेली हुए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले क्लेमेंट एटली महोदय हुए। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलतगीन था। तो बी राइट आंसर होगा। सॉरी ए अलतगीन। क्वेश्चन नंबर 55 कि निम्न कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? यानी अलबरूनी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये गलत है। ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, ये सही नहीं है अलबरूनी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 56 कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? बेहद महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है। तो रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका हुई। क्वेश्चन नंबर 57 स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? तो ये बलबन ने कहा था स्वयं को खलीफा का सहायक। क्वेश्चन नंबर 58 किस शासक ने मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का दरगाह बनाया। क्वेश्चन नंबर 59 कि इल्तुतमिश ने किस शासक को हराया था?
इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराया। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, कहाँ के खलीफा से इल्तुतमिश ने खिलत प्राप्त की? ये थे आपके कौन? बगदाद का खलीफा था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बगदाद। क्वेश्चन नंबर 61, कि निम्न में से कौन सा सही कथन है? सही है, सही सुने कौन सा? जो बादशाह नामा है जहांगीर की जिमनी है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये सही है। 62 देखिए, राजपूताना के किस राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ये थे मेवाड़ के, मेवाड़ राजपूताना ने अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की, बाकी मारवाड़, अमेर और उदयपुर ने स्वीकार कर ली थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 63, मान सिंह के बारे में क्या गलत है? मान सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो महाराणा प्रताप के सेनापति थे? बिल्कुल नहीं, वो अकबर के थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, अकबर के सैन्य अभियानों के संदर्भ में सही क्रम को पहचाने। तो इसका सही क्रम कौन सा है? वो है आपका सबसे पहले मालवा, फिर उसके बाद गुजरात, फिर गोंडवाना, फिर असीरगढ़ विजय। 65, कि अकबर और दक्कन के राज्यों के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? कि अकबर अहमद नगर के किले पर नियंत्रण करने में असफल रहा, बल्कि सफल था। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, अकबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? अकबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? कि शाही परिवार की महिलाओं के लिए मीना बाजार आयोजित करने की परंपरा की इसने शुरुआत की, कथन गलत है। 68 कि कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? आमीन गुजार का काम था क्या? राजस्व वसूली करने वाला। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंबई स्थानांतरित कर दी? तो मीर कासिम ने किया ऐसा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सरफराज खान किसके एक अक्षम पुत्र हैं? सरफराज खान तो किसके अक्षम पुत्र हैं? तो मुर्शिद कुली खां के हैं। ऑप्शन सी। प्यारे साथियों, गुजारिश आपसे कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, और ये पेपर मैं बता दें एक बार फिर से, ये एस्टेट पेपर 2 जो है हिस्ट्री का पेपर है, जो कि 14/9/2023 को संपन्न हुआ था, उसी का पेपर है। यानी इतिहास का जो पेपर है आपका एस्टेट का, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। या प्रीवियस की ईयर क्वेश्चन पेपर है हिस्ट्री का, पेपर 2 के लिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो एस्टेट के एस्पिरेंट हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि किस प्रकार के एस्टेट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कि लेफ्टिनेंट निकोल और क्रो किस लड़ाई में कहाँ शामिल हुए? तो निकोल और क्रो जो बक्सर की लड़ाई में शामिल हुए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, कि कथन देखिए, बताना है कि कंपनी ने, कथन ये कि कंपनी ने भारतीय राज्य पर कब्जा करने से पहले अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। ये कथन आपका सही है। कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों को नियुक्त किया। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, मुगल सिंहासन ग्रहण करने से पहले शाह आलम द्वितीय का क्या नाम था? तो इसका नाम था प्रिंस अली गौहर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 73, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है आपको कि बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों ने अपने हथियारों की ताकत से ज्यादा अपने कूटनीतिक कौशल से जीती थी। ये कथन सत्य है। बक्सर की लड़ाई इलाहाबाद की संधि और अवध के नवाब के साथ समझौते के साथ समाप्त हुई। दोनों कथन सही है। ये और दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है कि बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासियों की नियुक्ति की। ठीक, सही है। ये निवासी स्थानीय अदालत में शाही शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। सही है। 1765 मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया।
सही है। निवासियों ने वित्तीय प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग किया, जो कि गलत है। 1, 2, 3 सही होंगे, यानी सी राइट आंसर होगा, चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 75। देखिए, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को पत्र लिखा? अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। ये थे आपके नाना साहब, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी 1857 के विद्रोह को? तो ऑटोमन टेलर ने। तो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 77 कि वाजिद अली शाह को किस कला में माहिर थे? वाजिद अली शाह किस कला में माहिर थे? तो ये कथक में माहिर थे। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 कि किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था? किसने लिखा? तो ये आरसी मजूमदार का कथन है। क्वेश्चन नंबर 79 बैरकपुर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका बिहार में अवस्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 हिंदी फिल्म मंगल पांडे में मंगल पांडे की भूमिका किसने निभाई? तो ये आमिर खान ने निभाया। क्वेश्चन नंबर 81 कि दिसंबर 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? ये प्रथम अधिवेशन आपका कहाँ किया गया? बंबई में किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 अंबिका चरण मजूमदार ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? इन्होंने लखनऊ पैक्ट किया 1916 में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर कहिए इसको, न कि अक्टूबर, ऑप्शन गलत है। ठीक, 1885 को हुआ। ठीक, 1885 इसमें ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 84 कि निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मार्गदर्शन से संबंधित थे? कौन? तो ये थे आपके रहनुमाई मार्गदर्शन से संबंधित थे दादा भाई नौरोजी, फरदौजी साहब और एच.एस. बंगाल। तो तीनों लोग शामिल थे, तो बी राइट आंसर होगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न है 85 निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? किसने? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि 86 कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 16 अक्टूबर 1905 किन कारणों से प्रसिद्ध है? इसलिए प्रसिद्ध है इस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? ये था अरविंद घोष जी का कथन है। ये सी राइट आंसर होगा। 88 देखिए गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा कहाँ से हासिल की थी? तो शामलदास कॉलेज से हासिल की थी। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा, क्योंकि इसमें आंसर शशि थरूर दिया है, जो कि गलत है। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 90 रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया। तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 91 कि बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति या प्राचार्य कौन थे? तो मौलाना मुजल हक थे, ऑप्शन ए मुजल हक। क्वेश्चन नंबर 92 साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया, न कि 1927। सॉरी 1928 में, और 1927 में भारत आया। इसमें देखिए 1928, 27 में लिखती, 1928 में भारत में आया। क्वेश्चन नंबर 23 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 29 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया।
क्वेश्चन नंबर 94 कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद कासिम नौतनवी और गंगोही साहब ने की। तो ऑप्शन सी होगा दोनों। अगला प्रश्न 95 कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका 1941 में शामिल हुआ। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन का सबसे बड़ा बेस कहाँ था? ये था सियोल में। ऑप्शन बी। 97 कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल ब्रेक की घटना बिहार के किस जेल में हुई थी? तो ये भागलपुर आदर्श कारागार में हुई थी। 97 कि जापानी नौसेना ने कब आत्मसमर्पण किया था? तो जापानी नौसेना ने कब आत्मसमर्पण किया? तो ये किया 15 अगस्त 1945 को। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 इनमें से कौन सी हिंदी फिल्म विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है? तो ये गर्म हवा, पेंजर और धर्मपुत्र तीनों ही विभाजन की पृष्ठभूमि में पार्टीशन के आधार पर बनी है। तो तीनों राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 पुलिस कार्रवाई के द्वारा किस देशी रियासत को भारत में मिलाया गया? तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को, देशी रियासत थी हैदराबाद, इसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। तो ये राइट आंसर होगा। और इसके बाद आपका ये जो है आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित है। ठीक, संज्ञानात्मक अधिगम का अंतिम चरण है, यह आपका संश्लेषण है। डी राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा होगा। क्वेश्चन नंबर 102 स्वप्रयास से अधिगम क्या होता है? तो स्वप्रयास से अधिगम स्वायत्त अधिगम है ये। ठीक, स्वायत्त अधिगम है, स्वप्रयास अधिगम स्वायत्त अधिगम है। 103 कि ब्लूम का वर्गीकरण खोजबीन करता है किसका? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र, तीनों का। तो डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 104 कि तथ्य से संबंधित ज्ञान क्या है? तो उसको हम बोलते हैं तथ्यार्पण ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 105 तत्वों को एकत्रित कर नवीन रूप को आकार देना है, उसको हम क्या कहते हैं? तो व्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 मनोगत्यात्मक क्रिया का कौन सा उदाहरण है? तो मनोगत्यात्मक क्रिया का जो उदाहरण है आपका प्रयोगशाला है। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 कि विषय वस्तु को आसान रूप में प्रस्तुत करने का कौन सा नियम है? तो है आपका शिक्षण सिद्धांत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 108 प्रस्तावना संबंधित है, तो ये पूर्व ज्ञान से प्रस्तावना संबंधित है। अगला प्रश्न 109 कि पाठ योजना क्या है? तो पाठ योजना है शिक्षक का मार्गदर्शक, कक्षा की क्रिया सुनिश्चित करता है और शिक्षार्थी को लक्ष्य समझने में मदद करता है। तो ये डी होगा उपरोक्त सभी। 110 कि व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा के सिद्धांत को विकसित किया किसने? तो हबॉर्ट ने किया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 कि डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों के आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने को उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? हम उसको बोलते हैं संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कि निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो होना चाहिए विषय वस्तु का उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 यदि किसी शिक्षक से उसकी कक्षा के पहले दिन छात्र अपना परिचय देने को कहें तो उसे अपना परिचय देना चाहिए कैसा? तो शिक्षक उन्हें अपने बारे में संक्षेप रूप में बताए। तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए? तो भाषा की शुद्धता हो सबसे पहले, पाठ्यक्रम के अनुसार हो और उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले हो। तो डी होगा उपयुक्त सभी। 117 पुस्तकालय क्या है? तो पुस्तकालय औपचारिक है। क्वेश्चन नंबर 118 कि एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो उसका महत्वपूर्ण गुण यह है कि विषय वस्तु का गहन ज्ञान हो। 119 निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए आवश्यक माना जाता है?
तो सी होगा कि विषय का विशेष ज्ञान होना चाहिए और बहुत धैर्य रखना चाहिए, दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा? तो प्यार करने वाला शिक्षक ही पसंद किया जाएगा। 121 कि मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 कि आंकने की व्यापक प्रक्रिया क्या है? तो आंकने की जो व्यापक प्रक्रिया होता है उसको हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। असेसमेंट का जो व्यापक प्रक्रिया है वो इवैल्यूएशन मतलब क्या है? मूल्यांकन। अगला प्रश्न 123 कि संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह है आपका शिक्षक निर्मित परीक्षा है, बाहरी परीक्षण है, आंतरिक परीक्षण यानी बी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 कि पाठ्यचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? ये पूछा है आपसे, तो पारिवारिक जीवन पर आधारित नहीं है। 125 निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? तो पाठ्यचर्या का तत्व आपका शिक्षक नहीं, बाकी उद्देश्य, विषय वस्तु और मूल्यांकन है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी होगा, शिक्षक नहीं है। अगला प्रश्न है 126 विद्यालय में लघु संस्कृति है क्या? तो वर्ग कक्षा जो है, क्लास जो है आपकी लघु संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 127 परामर्श का मूलभूत सिद्धांत क्या है? एक तो स्वायत्तता, न्याय और निष्ठा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 128 है वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका कौन सा है? तो है आपका कौन सा? परामर्शित प्रणाली अधिगम। 129 कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 130 कि त्रिआयामी शिक्षण सामग्री क्या है? तो त्रिआयामी शिक्षण सामग्री जो उसको हम बोलते हैं मॉडल। 131 कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कब? तो 1866 में। क्वेश्चन नंबर 132 निम्नलिखित में से कौन सा दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर से निकलती है, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1951 से लेकर 1956 तक। क्वेश्चन नंबर 134 नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध करना चुना? ये था चौकीदारी कर का भी उन्होंने विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 135 कि 100 क्रांति जो समाचारों में रही किस देश से संबंधित है? अफगानिस्तान से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 136 ये आपका रीजनिंग है, देख लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र प्रशासित देश कौन सा है? तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है आपका उड़ीसा। 138 ये भी आपका क्या है? ये देख लीजिएगा, आपका ये रीजनिंग से संबंधित है। रीजनिंग से संबंधित है, इसको देख लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके। ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये था आपका जो एस्टेट 2019 का 2023 का हिस्ट्री का पेपर है, नहीं इतिहास का पेपर है, एस्टेट 2023 का, जो कि 14/9/2023 को संपन्न हुआ था इतिहास। ठीक, 2023 का पेपर है। ठीक, इसको हमने सॉल्व किया, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए और अच्छे से पढ़िए ताकि आपका स्टेट क्वालिफाई हो, फिर आप बीपीएससी में आपका सिलेक्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।